जय हिंद दोस्तों, जवानों की जेसीओ की 14 मांगों को लेकर हम कर रहे हैं संघर्ष। क्या आप हमारा साथ दोगे? क्या हमारे आप संगठन में शामिल हो गए? ये किसका आह्वान है और कौन कौन सी वो मांगे हैं? सबसे पहले मैं मांगों की बात करूंगा। नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल आरओपी, जो वन रैंक वन पेंशन पूरी तरीके से आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, इसके लिए मैं करूंगा संघर्ष। रिडक्शन इन पेंशन ऑफ जेसीओआर इंस्टेड ऑफ नेशनल मैक्सिमम स्केल, यानी जेसीओआर की आपने पेंशन नेशनल मैक्सिमम पे की थी, उसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा और हमें आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा है रैंक ऑफ गुड ऑफ ऑल थ्री सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इंप्लीमेंटेड पेंशन टू बी कैलकुलेट एट एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम। उन्होंने कहा है मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे मिनिमम मैक्सिमम का, मुझे मैक्सिमम स्केल पे चाहिए। यदि कोई हवलदार है तो उसका मैक्सिमम क्या है उससे सभी की फिक्स करो तो आरओपी फुल आरओपी मानी जाएगी। नॉन ग्रांट ऑफ ऑनरी रैंक पेंशन टू जेसीओ ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन ग्रांटेड ऑनरी रैंक आफ्टर रिटायरमेंट। यदि आफ्टर रिटायरमेंट के आप ऑनरी रैंक देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, देना है तो उसकी सुविधाएं दो। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के नहीं, कंफ्यूजन के लिए मत दीजिए। उस रैंक का क्या हमें फायदा, उससे क्या मतलब है? यदि आप रैंक देना चाहते हो तो उसका पेंशन बेनिफिट दीजिए, आप पीपीओ में अमेंड करिए, उसकी सीएसडी बेनिफिट दीजिए, किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी ऑनरी रैंक का हो। ये बात बिल्कुल सटीक है। नॉन इंप्लीमेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ ओल्ड एज पेंशन टू स्टार्ट फर्स्ट डे ऑफ 80 ईयर। आपने कहा कि 80 साल जैसे ही शुरू होगा आपको 20% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपने क्या किया कि 80 साल खत्म होने के बाद 81 साल के पहले दिन से आप दे रहे हो, यानी एक साल का वैसे ही 20% दे रहे हो, वो भी 80 साल नहीं, अब 81 साल कर दिया। और आप समझ सकते हो कि लोग कितने उस समय तक जीवित रहते हैं। उन्होंने कहा फैमिली पेंशन टू बी इक्वल टू एक्स सर्विसमैन पेंशन इज नॉट रिडक्शन टू 60%। उन्होंने कहा ये देख फैमिली पेंशन है, जब एक उसका हस्बैंड मर जाता है वो 50% पेंशन लेता है, उसकी घटा के आप 30% पेंशन कर दे तो कहां का नियम है? ये सामाजिक न्याय भी नहीं है। आप किस लॉजिक से देखते हो? जब एक विडो के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है उसके बच्चों के, उसके घर की, परिवार की, समाज की, और वो एक घरेलू वाइफ रहती है, उसके पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, तो वो 50% से 30% पेंशन करने का लॉजिक क्या? ये मानवीय पहलू, इसके ऊपर आपको विचार करना होगा। नॉन ग्रांट ऑफ, उन्होंने कहा नॉन ग्रांट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन की बात कही है। उन्होंने कहा एट द जजमेंट ऑफ एएफटी हैदराबाद, उन्होंने कहा कि रिजर्विस्ट की पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। नॉन ग्रांट ऑफ ओआरओपी 2 एंड 3, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि 2019 की 2024 की ओआरपी में आपने प्रीमेचर भाइयों को निकाल दिया है, जो कि 1 जुलाई 2024 से 6 नवंबर 2015 के बीच वालों को तो कम से कम शामिल करना चाहिए था, क्योंकि ये पॉलिसी 7 नवंबर 2015 को आपने बनाई है। तो 1 जुलाई 2014 के जो लोग 6 नवंबर 2015 तक के, उन्हें आपने आरओपी 2 आरओपी 3 का लाभ देना है। एक्सेस रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन वैल्यू इन ऑल रैंक इंस्टेड ऑफ 10 ईयर 8 मंथ, गवर्नमेंट इज रिकवरिंग फॉर 15 ईयर। जब उन्होंने कहा है कि हमारी एक्सेस रिकवरी कम्यूटेशन की ईएमआई है, जो कि 10 साल 8 महीने के पूरे जगह आदेश हैं और वहां पर रोक लग गई, लेकिन आप सैनिकों के लिए लगातार 15 साल की रिकवरी ईएमआई करते जा रहे हो, क्यों इतना शोषण कर रहे हो? बाकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये सुविधा देने को तैयार है। आंध्र प्रदेश इसको 12 साल कर रही है, गुजरात 12 साल में कर रही है, राजस्थान इसका प्लान बना रही है। आप सैनिकों के लिए जो कि 24 घंटे की नौकरी करते हैं, उनके लिए आप अपना ये चीज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन के बारे में उन्होंने कहा है it should be mandatory to include defense member serving retired to all committee commission constitute of the consideration of issue of concern to defense personnel। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि आप जब डिफेंस के संबंध में कोई भी फैसला लेते हो, ओआरओपी के लेते हो या दूसरी चीजों को लेते हो, तो ब्यूरोक्रेट्स की जगह कम से कम डिफेंस सोल्जर, चाहे वो सर्विंग सोल्जर है, रिटायर्ड ही है, अफसर है, किसी को शामिल करिए। नहीं, आप देख सकते हो माननीय राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया था, उसमें ओआरओपी की टेबल है, सुविधा रैंक नहीं है। आप देख सकते हो उनके ट्विटर हैंडल पर, तो रैंक का पता नहीं है, रैंक स्ट्रक्चर का पता नहीं है, आपको काम का पता नहीं, और आप हमारे बारे में डिसीजन लेते हो, तो इसके लिए हमारे लोगों को शामिल करो। अश्योर्ड सेकंड कैरियर टू डिफेंस पर्सनल टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। उन्होंने कहा है जब हम रिटायरमेंट आते हैं उसके बाद हमारा सेकंड कैरियर भी आपने डीजीआर के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है रिजर्व वैकेंसी फॉर वेटरन्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब फॉर ग्रुप डीसीबी। उन्होंने कहा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सैनिकों को ग्रुप, उन्होंने कहा है डीसीबी में आप उनको रिजर्वेशन दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स सर्विसमैन कमीशन टू बी हेडेड एंड मैन्ड बाय एक्स सर्विसमैन, उन्होंने बोला है
एक्स सर्विसमैन आयोग बहुत जरूरी है और इसको एक्स सर्विसमैन इसको मॉनिटर करें, हेड उनके बने तो सरकार के समक्ष अपनी बातें तसल्ली से लॉजिक तरीके से रख सकें। सरकार चीजें इंप्लीमेंट कर देती है, हम कंफ्यूज होते रहते हैं, हम एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि आखिर ये क्या हुआ, कहां से हुआ, जैसा का वो आरओपी 1 से आरओपी 3 तक के सफर में आप देख चुके होंगे। कन्वर्ट एक्ट डिफेंस फोर्सेस इंडियन टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट एक्ट डिफेंस पर्सनल यूके टू ग्रांट देम देयर जस्टिस वेलफेयर वेटरन एंड देयर फैमिलीज थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है कि जैसे आप विदेशों में सैनिकों को जो लाभ मिलते हैं उसी की तर्ज पर हमें लाभ मिलने चाहिए। हाँ जी दोस्तों, और मेडिकल यानी मेडिकल हेल्थ केयर इंक्लूडिंग ईसीएच इशू, बहुत सारे इशू लिखा है कि एक्स सर्विसमैन टू बी परमिट मेडिकल केयर मिलिट्री हॉस्पिटल। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक्स सर्विसमैन को एमएच में सुविधा प्रायोरिटी पे होना चाहिए, चाहे वो आरआर हॉस्पिटल है चाहे बेस हॉस्पिटल है। प्रॉब्लम बीइंग फेस बाय ईसीएचएस मेंबर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल। इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम जाते हैं रेफरल कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है, फिर ईसीएचएस जाते हैं, फिर हम ओपीडी में लाइन लगाते हैं, फिर पर्चा बनता है, यानी इतने चक्कर मिलते हो। दवाई शायद 200 300 400 रुपए की होगी, उस दवाई के लिए हमारा ट्रेवलिंग टाइम, ट्रेवलिंग चार्ज, डीजल पेट्रोल इतना लगता है कि ये सुविधाएं आसान करिए। एक्सेसमैन भी पर उन्होंने कहा है और उनको आरआर हॉस्पिटल में इलाज के लिए करिए। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं होती तो उसके लिए बिल क्लेम के लिए बहुत सारे चक्कर हैं। इंक्लूजन ऑफ मेडिकल प्रोसेस जो है इसको बहुत आसान करिए। नीड मोर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टू बी ब्राउट ऑन ईसीएचएस इनपैनल लिस्ट, यानी उन्होंने कहा है कुछ और अच्छे हॉस्पिटल इनपैनल करिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक बिल्डिंग, और पॉलीक्लिनिक बिल्डिंग है उनको आप बनाइए। अलॉटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फंड, यानी जो फंड है उसको आप सरकार दीजिए। ईसीएचएस रेट्स एंड वेरियस प्रोसीजर नीड टू रिवाइज, यानी टाइम टू टाइम ईसीएचएस को आसानजनक बनाना चाहिए। वहां पर एक मरीज जाता है, बंदा नहीं जाता है, और मरीज के साथ बाय द वे अटेंडेंट हो या ना हो तो कितनी प्रॉब्लम है वो आप समझ सकते हो। उसकी जिम्मेदारी किसकी है। मरीज पॉलीक्लिनिक में पहुंच गया है तो उसको रेफरल बनाना, उसके लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, उसका इलाज कराना हमारा काम है, हमारे भाइयों का काम है, हमारे सिस्टम का काम है। एक कागज पकड़ाने से उसका इलाज नहीं हो जाए। लोकल परचेस ऑफ मेडिसिन, मैनी of ex-servicemen their dependents and not availability of sufficient fund for local purchase of prescribed medicine। तमाम इन सारी चीजों को लेकर के ये चिट्ठी है, तमाम बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी गई। कम से कम 14 जो जवानों की पे एंड अलाउंसेस और उनके मुद्दे, और हेल्थ इशू कम से कम आप 25 मुद्दों को लेकर के ये मुहिम चला रहे हैं। आप समझ सकते हो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, आप समझ सकते हो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट क्या की है, अब मैं आपकी रिक्वेस्ट बता रहा हूं। उन्होंने कहा इट देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेटरन एंड देयर फैमिलीज टू जॉइन आईईएसएम एज देयर मेंबर्स टू यूनिडेंटली वर्क फॉर द वेलफेयर एंड जस्टिस टू ऑल रैंक। द उनका हेल्थ केयर प्रेसिडेंट स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट तहसील ब्लॉक एंड वेरियस आईएसएम अपॉइंटमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी आउट द एक्सटेंसिव मेंबरशिप ड्राइव टू मेक द आईएसएम बिजेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेटरन एंड देयर फैमिलीज बैंक डिक्लेयर। उन्होंने कहा है हर लेवल पर, नीचे से ऊपर, तहसील से, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से लेकर अवार्ड में बैठे हुए लोगों से सबसे रिक्वेस्ट किया है कि आप आईएसएम का हिस्सा बनिए, उसकी मेंबरशिप लीजिए, उससे जुड़िए, और जो सैनिकों की समस्याएं, हम चाहे लीगली हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एएफटी हो, जमीन पर हो, ग्राउंड पर, हम लगातार संघर्ष करेंगे। जैसा कि हमने ओआरओपी 1 से पहले, यानी उन्होंने कहा है, अपना हवाला दिया है कि 2008। अब मैं बात करता हूं, यू आर ऑल अवेयर दैट इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट हैज बीन स्पीरहेडिंग द मूवमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ जस्टिस फॉर ऑल वेटरन सिंस 27 अप्रैल 2008 से हम लगातार भूतपूर्व सैनिक, वेटरन्स, वीर नारियों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। Today we have presence all the state, union, territory, our country and also ASM visiting, living some the foreign country like UK, USA, Canada. All issue of concern are being strongly the extensively taken up the government of India, various state government. Major achievement taken with the government of India, major achievement being come on 70th November 2015 when the government implement at least partial burning one pension. Other issue are under as various stage to resolution. उन्होंने कहा है कि हमारा संगठन लगातार 2008 से प्रयास करता रहा और उसका परिणाम ये हुआ है कि 7 नवंबर 2015
वो एक पॉलिसी बनती है और वन रैंक वन पेंशन का इंप्लीमेंट होता है, लेकिन वो पार्शियल है, वो आधी अधूरी है। अब हमारी ये जो मांगे हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई है, चाहे वो ईसीएचएस को लेकर हो, चाहे पे एंड अलाउंसेस को लेकर हो, पीएमआर को लेकर हो, फुल आरओपी को लेकर हो, जस्टिस ऑफ सोल्जर है, कमीशन, इन सारी मांगों के लिए आप हमसे जुड़िए और हम स्ट्रॉन्ग तरीके से सरकार के सामने ये बातें रखेंगे। ये दोस्तों ये लेटर कल ही मेरे पास आया है मेजर जनरल सतवीर साहब की तरफ से, और मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। अब आपकी इच्छा है, जैसे कि कई संगठन, बहुत सारे एजिटेशंस हमारे हुए, हमने लगभग कईयों ने इनको आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे और वो भी आपने देखा होगा, लेकिन हमेशा संभावना है, खुला प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और जंतर मंतर पर ये जो 4 तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उन्हीं की तस्वीर है, ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं जो जंतर मंतर पर आज भी वन रैंक वन पेंशन प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कितने दिन और कितने महीने और कितने साल हो गए। तो दोस्तों ये पहल है, हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा, किसी भी तरीके से बढ़े, लेकिन झुकना नहीं है, डरना नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।